हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वैभव टॉक्स में जो वीडियो है ये कुछ स्टूडेंट्स ने भी बताया, मुझे पूछा कि उसी टॉपिक पे है जिसमें थंबनेल में तुमने देख लिया होगा कि हम अपना पेपर जो अभी होने वाला है बोर्ड का, वो एग्ज़ाम, वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किस वे से करें कि ऑप्टिमम हमारा रिजल्ट आए। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट हमारा आए। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट लेने के लिए स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन आता है वो पहले करो। हमेशा हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह सीक्वेंस में क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि मान लो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तुमने अटेम्प्ट किया, सेकंड क्वेश्चन आता है, तुमने अटेम्प्ट किया, थर्ड फोर्थ किया, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तो तुमने उसके लिए जगह छोड़ दी और उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन करने बैठ गए। अब हमारे स्टूडेंट्स स्कूल के क्वेश्चन पेपर का सिस्टम ऐसा है कि शुरुआत में छोटे नंबर के क्वेश्चन होते हैं और जो हैवी और बड़े क्वेश्चन होते हैं वो बाद में होते हैं। अब बड़े क्वेश्चन बाद में हैं, हम अगर इस बात को समझें कि अगर लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर फिलहाल 11 क्वेश्चंस का है और लास्ट के 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, तुमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, करते 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 तुम जब क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंचे या 10 तक पहुंचे, मान लो तुम्हारा काफी टाइम लग गया और क्वेश्चन नंबर 10 या 11 अटेम्प्ट तुम नहीं कर पाए, ज्यादा टाइम लग गया, तो छूट गया तुमसे एक क्वेश्चन छूटा, लेकिन कितने नंबर? 6 मार्क्स रह गए। और यही अगर तुम उलट करो कि लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो क्वेश्चन पेपर करना, पहले 11th क्वेश्चन, फिर 10th क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन, तो तुम खुद सोचो कि तुमको 18 मार्क्स 3 क्वेश्चनों में ही सिक्योर हो गए। और करते करते मान लो लास्ट में जाके तुम्हारा 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर छूट गए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर छूट जाते हैं, तो कितने नंबरों का नुकसान होगा? 2 मार्क्स का। तो जो सबसे पहला मेरी सजेशन है तुम्हारे लिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए, वो ये कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह से आता है। मुझे लगता है, और 12th में मैथ रखने वाले हर स्टूडेंट को लगता है, मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन, सेक्शन सी मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो सकता है, तुमने अच्छी तैयारी की हुई है, फिर एलपीपी का क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, उसमें अगर तुम्हारा 45 मिनट्स भी चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो जाएंगे नहीं, तुम्हारी इतनी अच्छी तैयारी है कि तुम ये क्वेश्चंस विद इन 30 मिनट्स कर सकते हो। लेकिन अगर 45 मिनट्स भी लग जाते हैं कोई चक्कर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको 6 मार्क्स के 18 मार्क्स तो हो गए ना पूरे। उसके बाद आ जाओ सेक्शन बी पे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और उसमें भी पहले वो मार्क करो जो तुम्हें आते हैं। सबसे पहले तुम क्वेश्चन पेपर देखो और उसमें वो मार्क कर लो, टिक कर लो जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं, और फिर रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर दो। मैंने तुम्हें बताया था कि स्कूल के क्वेश्चन पेपर का स्टाइल ऐसा है कि कम मार्क्स वाले पहले और ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन बाद में आते हैं। लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के क्वेश्चन पेपर देखोगे, तुम्हारे बड़े भाई बहन, फ्रेंड्स, आसपास कोई हो, कजन्स, वो कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो उनके क्वेश्चन पेपर देखना कैसे होते हैं। वो पहले बड़े ज्यादा मार्क्स वाले 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले होते हैं, और जो लास्ट सेक्शन होता है उसमें कम मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वहीं से हमें समझ में आ जाता है कि पहले हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए जो सबसे ज्यादा मार्क्स हमें देके जाएंगे, और वो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो एक बात क्लियर हो गई कि हमें क्वेश्चन पहले कौन से करने, 6 मार्क्स वाले जो आते हैं, अच्छी तरह आते हैं, और उसके बाद 4 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करने जो हमें अच्छी तरह आते हैं, और फिर 2 मार्क्स पे जाना है।
अब कई स्टूडेंट्स को लग सकता है कि ऐसा करने पर नंबर कट सकते हैं एंड ऑल दैट। देखो, मैं खुद बोर्ड की आंसर शीट्स चेक कर चुका हूँ, करता हूँ, तकरीबन हर साल ड्यूटी लगती है। मैथ के पेपर में मुझे ये देख के बहुत अफसोस होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखा, जगह छोड़ दी, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिखा, जगह छोड़ दी। जब ऐसा हो जाता है, पहले 2 पेज ऐसे आ जाएं, तो एक इमेज बन जाती है स्टूडेंट की पेपर चेकर की नज़रों में कि इसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना एक तो आता नहीं, एक बात, और दूसरी बात कि ये एक नालायक स्टूडेंट है, इसको क्वेश्चंस नहीं आते, तभी ये जगह छोड़ता जा रहा है। और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि आंसर शीट छोटी पड़ जाती है। तुम ज़्यादा जगह अगर छोड़ दोगे तो बाद में जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आंसर शीट्स तो मिलनी नहीं है, लिमिटेड पेजेस हैं, तो ऐसा करने का डबल नुकसान होता है। जगह छोड़ने का नुकसान ये होता है कि एक तो पेपर चेकर की नज़रों में तुम्हारा इंप्रेशन खराब हुआ, और इंप्रेशन खराब होने से क्या होता है, कभी कभी गलती तो हो ही जाती है, तकरीबन हर एक स्टूडेंट से कुछ ना कुछ गलती तो होती है। तो जहां आधा नंबर कटना होता है, ऐसे स्टूडेंट का 1 नंबर कटता है। तो तुम सोचो, अगर 4 क्वेश्चनों में आधे की जगह 1 नंबर कटा तो 4 नंबर कम हो गए, और अगर आधा नंबर कटेगा तो सिर्फ 2 नंबर कम होंगे। यही फर्क पड़ जाता है स्टूडेंट्स मार्क्स का। और रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मतलब मैं क्या कहूँ अब के टीचर्स क्यों ही ऐसा बोलते हैं। मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं कहा कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 से सीक्वेंस में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करो, जो आते हैं अच्छी तरह वो पहले करो। तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा बन गया, पहले 4 पेजेस तुमने ऐसे क्वेश्चन किए जो बिल्कुल बगैर गलती के हैं, तो तुम्हारा इंप्रेशन ऐसा बनेगा कि ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। तो जहां पे 1 नंबर कटने वाला होगा वहां वो आधा नंबर ही कटेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव जो एक एनर्जी है वो तुम्हारी आंसर शीट में दिखेगी टीचर को। और इसलिए अब मैं अगर दोबारा कंक्लूड करूं अपनी बात को, तो क्वेश्चन पहले सेक्शन सी अटेम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए। सीक्वेंस की परवाह बिल्कुल मत करो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे होना चाहिए, जगहें बीच में बिल्कुल मत छोड़ो। देखो, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें हेल्प मिल जाएगी, या कई हेल्प करना चाहते हैं। सबसे पहले जो आता है वो कर लो बस, उसके बाद ये जितने भी घोरक धंधे करने हैं, तुमने हेल्प करनी है, हेल्प लेनी है, जो भी करना है वो बाद की बात है। पहले जो तुम्हें आता है वो पूरा कंप्लीट कर लो। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कर लोगे। अब मुझे इतना तो विश्वास है कि मैट्रिक्स मेथड, एलपीपी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 3 क्वेश्चन तकरीबन हर स्टूडेंट को आते होंगे। और अगर मैं 4 मार्क्स की बात करूं तो 4 मार्क्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो भी इजी क्वेश्चन है। या अगर 2 मार्क्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में से, डिटर्मिनेंट में से जो क्वेश्चन आना है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, वो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। तो तुम अगर प्रैक्टिस पेपर्स को देख रहे हो, मेरे 4 प्रैक्टिस पेपर हैं, तो एक काम जरूर करो अभी 1-2 दिन 3 दिन जितने भी हैं, कि प्रैक्टिस पेपर सामने रखो, क्वेश्चन पेपर को, और उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना शुरू करो, और फिर देखो कि तुम्हारे कितना टाइम जाता है। क्योंकि 2 आवर्स का पेपर है, पेपर सिर्फ 2 आवर्स में खत्म करना है। 11 क्वेश्चन हैं, सिर्फ हो भी जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारे हाथ की सेटिंग हो जाएगी कि तुमने पहले रिवर्स ऑर्डर में, यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं पहले, उसके बाद 4 मार्क्स के, उसके बाद 2 मार्क्स के। हमेशा मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम जब पहली बार अटेम्प्ट किए थे तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन वही सीक्वेंशियल तरीके से मैं चला, और वहाँ मैंने देखा कि मेरे क्वेश्चन रह गए। और उसके बाद अगला बोर्ड एग्ज़ाम जब मैंने दिया तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में शुरू किया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि हमें इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम का, रिज़ल्ट का, कि टाइम अपने आप ज़्यादा लगता है। अगर तुम्हारा टाइम
अपने घर में बैठकर उन 11 क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मान लो 1 आवर लग रहा है, तो तुम समझ लो कि एग्ज़ाम में कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 आवर तो लगेगा ही, क्योंकि वहाँ पर हम गलती नहीं कर सकते, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, हर चीज़ को हम बहुत ध्यान से देख कर करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम 1 बार 2 बार क्वेश्चन पेपर घर में अटेम्प्ट करके देख लो और उस हिसाब से उसको सॉल्व करो। बाकी अपने दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल मत रखना, अगर अच्छी तैयारी है तो ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, कई मैंने देखे हैं मेरे साथ जब मैं स्टूडेंट था तब भी और अभी भी देखता हूँ, कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले तक किताब नहीं छोड़ते। देखो, एग्ज़ाम से कम 1 घंटा पहले बुक्स को छोड़ देना चाहिए और दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। और ये अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम जब देने बैठेंगे तो हमें सब याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लास्ट मिनट पे जो देख रहे हो वही याद रह जाएगा, बाकी याद नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होता। पूरा साल तुमने पढ़ाई की है, किस तरह से भूल जाओगे तुम? अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। तो एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले कम से कम बुक्स को छोड़ो, रिलैक्स करो। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त पूछता है तुमसे तो उसको भी रिक्वेस्ट करो कि रिलैक्स हो जाओ और एग्ज़ाम में बैठ के सब याद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि डर जो होता है, फियर, टेंशन, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है एग्ज़ाम के वक्त हमारा। और बाकी तो मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स कि आंसर शीट पे जितना कम कटिंग हो सके करो, अपनी स्पीड स्लो कर मत करना ये सुन के मेरी बात कि तुम कटिंग ना करना, लेकिन कोशिश करना कटिंग ना हो। मान लो कोई चीज़ तुमने लिखी और वो गलत लिखी गई, तो उसको ऐसे 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 रब कर कर करके पेन चलाकर उसका ब्लैक स्पॉट बना देना, वो मत करना। सीधी सी 2 लकीरें खींच के उसको साफ सुथरे ढंग से काट देना। ताकि कई बार हमने देखा है आंसर शीट के पन्नों पर कि जो कटिंग के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं। तुम अपनी प्रैक्टिस कॉपी में देखना, ओवरऑल देखो पेज को ऐसे ऐसे खोल के, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो कटिंग के ब्लैक स्पॉट्स हैं वो चमक रहे हैं। वो क्यों चमके? तुम्हारा जो काम है, इतना अच्छा क्वेश्चन हल किया हुआ है, वो चमकना चाहिए। तो इसलिए कटिंग कैसे करनी चाहिए? सिर्फ 1 लाइन लगा दो, साफ सुथरी सी 1 लाइन 2 लाइन, बस टीचर समझ जाएगा कि गलती है और तुमने उसको उसके बाद में दोबारा लिखा है। बाकी छोटी मोटी बातें तो मैं अपने वीडियोस में, जब वीडियोस बनाता हूँ, मैथ के क्वेश्चन हल करता हूँ, तो मैं समझाता ही रहता हूँ कि लिखना कैसे चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने कुछ स्क्वायर रूट में लिखना है, तो जो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर लिखनी है वो पहले लिखो, बाद में स्क्वायर रूट लगाओ, ताकि स्क्वायर रूट की लाइन ऐसे लगा के बाद में ना बढ़ानी पड़े, वो बुरी लगती है। तुमने बीच में पहले जो टर्म लिखनी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर जब तुम लगाओगे स्क्वायर रूट तो वो कंप्लीट एक बार में लगा दोगे। लेकिन अगर पहले स्क्वायर रूट का निशान ऐसे लगा दिया, उसके बाद लिखने लगे, तो स्क्वायर रूट का निशान छोटा रह गया, फिर उसको खींचोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे P/Q/R का एक्सप्रेशन कई बार मैंने अपने वीडियोस में समझाया कि किस तरह लिखना चाहिए, कि मेन डिवीजन की लाइन लंबी होनी चाहिए हमेशा। न्यूमरेटर भी P/Q फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी P/Q फॉर्म में है। तो न्यूमरेटर मेन और मेन डिनोमिनेटर के बीच में जो डिवीजन की लाइन है वो हमेशा लंबी होनी चाहिए, क्लैरिटी से तुमको समझ में आए जो तुमने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, मेरे दिमाग में अभी तो यही सब कुछ आ रहा है। बाकी अभी दिन भी बहुत कम रह गए हैं। अगर तुम अपनी सोच से उलट जाके प्रैक्टिस करोगे तो क्या पता स्पीड स्लो हो जाए। लेकिन हाँ, जितनी बातें मैंने कही हैं ये तो तुम अप्लाई कर ही सकते हो। और अगर किसी और के पास कोई और अच्छा सजेशन है कुछ अटेम्पटेशन को लेकर, तो वो ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि ये जो नॉलेज है हमारी, ये अपने पास रखने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए है। कई बार स्टूडेंट्स से बहुत अच्छे सजेशन मिलते हैं मुझे, और ये जितना भी मैंने बताया है इनमें से कुछ ऐसे सजेशन हैं जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने मुझे बताए, तो मैंने वो अप्लाई करके देखे और बच्चों को बताया, तो फ़ायदे मैंने देखे। वही बता रहा हूँ मैं तुमको। तो स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के
रेटिंग देनी, ये तो देखो ये तो रेगुलर फीचर है, ये तुम ज़रूर करना। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना, ताकि हम सब की तरक्की हो। मेरा जो मोटो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो ये सबका अधिकार कब बनेगा? जब हम अपने पास से नॉलेज दूसरे को देंगे। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।